मेरा नाम समीरा है। मैं एक खिलौने वाली थी। मैं बच्चों के खिलौने बेचा करती थी और मैंने ज़िंदगी में कभी कोई भी गलत काम करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि पैसों की लालच में आकर मैं किसी का शिकार बन जाऊंगी, जहां से वापस पलटना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। मेरे मालिक ने आधी रात को जो कुछ मेरे साथ किया, उसको सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ जैसी लड़की को अपने घर की नौकरानी रखने के पीछे उस आदमी की एक ऐसी घिनौनी वजह भी हो सकती है। कुछ लोग अपने शरीर की प्यास बुझाने के खातिर इस हद तक जाते हैं कि सही या गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने अपना ईमानदारी छोड़कर चंद पैसों की लालच में आकर एक अमीर और खूबसूरत आदमी के घर नौकरी की, तो उस आदमी ने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मेरे साथ जो कुछ किया वो सब आपको बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। इस हादसे के बाद मेरी सारी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई थी। मेरी उम्र 27 साल है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा रंग सांवला है और मैं एक मामूली सी लड़की थी। मैं सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो गई थी जो शराब पीता था और कोई कमाई धंधा नहीं करता था। उसने मेरा सारा जेवर भी अपनी शराब की लत में बर्बाद कर दिया था। मेरी शादी मेरे माता पिता ने बहुत कम उम्र में कर दी थी और मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और मैं इन गरीबी भरी हालातों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। बचपन से लेकर अब तक मैंने गरीबी ही गरीबी देखी थी। शादी हुई तो ससुराल में भी गरीबी। पति भी ऐसा नहीं था जो मेहनत से कमाता और कुछ जोड़ कर रखता। मेरा पति सारा सारा दिन नशे में धुत रहता था और मेरे पास 1 साल की बेटी थी और मेरे पति की विधवा बहन थी। उसका पति मर गया था तो वह भी हम लोगों के घर ही आकर रह रही थी। मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर की हमेशा चिंता लगी रहती थी, इसलिए जब घर का गुजारा करने के लिए पैसों की दिक्कत हुई तो मैं अपनी बेटी और विधवा नंद को लेकर मुंबई शहर में आ गई थी। मैंने सुना था कि मुंबई में अच्छे रोजगार के मौके मिल ही जाते हैं। मैं भी यही सोचकर मुंबई आ गई थी कि कुछ पैसे कमाकर अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकूंगी। मेरे पति को नशे की लत में इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया था कि उसे अपनी पत्नी, विधवा बहन और अपनी छोटी मासूम बच्ची की भी कोई फिक्र नहीं थी। मैं अपने पति को गांव में ही छोड़कर आ गई थी, क्योंकि गांव में रहकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुंबई में आकर जब मुझे कोई काम समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास लगभग 5,000 थे जो मैं गांव से लेकर आई थी। मैंने उन पैसों से खिलौने खरीद लिए और उनको एक टोकरी में भरकर सड़क के किनारे बैठकर बेचने लगी। मैं बाजार के बीच में बैठती थी, जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ जमा होती थी। वहाँ पर खिलौने बेचने से मुझे थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता था, तो मैंने अपने उसी काम को चालू रखा। यहाँ मुंबई में मेरी नंद की एक दोस्त रहती थी। हम लोग कुछ दिनों के लिए उसके घर में ही रह रहे थे। मेरी बेटी को मेरी नंद संभाल लिया करती थी और मैं सुबह को खिलौने बेचने के लिए घर से निकल जाती थी। हम लोगों ने सोच लिया था कि जैसे ही हमारे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे, हम उन लोगों के घर से निकलकर एक किराए का मकान देख लेंगे। मैं बाजार से खिलौने खरीदती, उनको खरीद के हिसाब से 15-20 रुपए ज़्यादा मैं बेच देती थी। मुंबई के बाजार में मेरे खिलौने खूब बिकते थे, क्योंकि मुझे और जगह से ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट होता था। एक बार मैं अचानक ही एक कॉलोनी के सामने बैठकर खिलौने बेचने लगी। वहीं पर ही कॉलोनी के पास बड़ा सा पार्क बना हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैं कभी कभी अलग अलग स्कूल के बाहर भी खिलौने बेचने के लिए चली जाती थी। धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट होता चला जा रहा था। कभी मैं स्कूल के आगे बैठ जाती, तो कभी कॉलोनी के आगे, तो कभी मार्केट के आगे। कॉलोनी और बाजार में मेरे खिलौने ज़्यादा बिकते थे। फिर क्या था, मैं रोज ही सुबह के टाइम पर बाजार में और शाम के टाइम पर कॉलोनी के आगे खिलौने बेचा करती थी। एक दिन शाम के टाइम पर मैं अपने खिलौने बेचने में बिजी थी कि जब एक बड़े से घर के अंदर से एक खूबसूरत आदमी निकल कर आया और उसके साथ एक 4 साल का बच्चा भी था। उसने अपने बेटे के लिए मुझसे बहुत सारे खिलौने खरीदे, लेकिन उस आदमी की निगाह लगातार मुझ पर ही थी। ना जाने उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मुझे कुछ उलझन ही महसूस हो रही थी। उसने खिलौना लेने के बाद
जैसे ही मेरे हाथ में पैसे दिए तो उसका सख्त हाथ मेरे हाथ से टकराया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक मैंने जितने भी आदमियों से पैसे लिए थे वह खुद ही सावधानी बरतते हुए पैसे दिया करते थे ताकि उनके हाथ से मेरा हाथ न टकराए, और मैं भी इस तरीके से पैसे लिया करती थी। लेकिन उस आदमी का मेरे हाथ से हाथ टकराया तो मुझे लगा कि उसने यह काम जानबूझ के किया हो। वो आदमी जाते जाते मेरी तरफ एक अजीब सी मुस्कुराहट उछालकर अपने घर के अंदर वापस चला गया था। मैंने पैसे देखे तो उसने मुझे ज़्यादा ही पैसे दिए हुए थे। यह देखकर तो मुझे और भी ज़्यादा हैरानी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि शायद बड़े घर का आदमी है, अमीर है, इसलिए ज़्यादा पैसे दे दिया होगा। मैं अपने टाइम के मुताबिक वापस अपनी नंद की सहेली के घर को लौट गई थी। कुछ दिनों के बाद हमने एक किराए का मकान भी ले लिया था। घर था तो छोटा, लेकिन हम दोनों के लिए काफ़ी था, और मेरी बेटी तो अभी छोटी ही थी। और अब मैं अपनी टोकरी लेकर अपने किराए के मकान में ही चली जाती थी, और रास्ते में जाते टाइम ही मैं हम तीनों के लिए खाना लेकर जाती थी, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपने पास राशन रखते। थोड़ा सही ज़रूरत का सामान रख लिया था। खाना बाजार से लेकर खाते थे और सुबह की चाय घर में ही बन जाती थी। सारा दिन मेरी बेटी मेरी नंद के पास ही रहती थी। जब मैं खाना खाकर रात को सोने के लिए लेटी तो मुझे उस आदमी का चेहरा याद आ रहा था। वो देखने में बहुत ही स्मार्ट था और उसका स्टाइल भी बहुत अलग था। ना जाने क्यों पहली बार मैं अपने पति के बारे में नहीं, बल्कि उस अनजान आदमी के बारे में सोचते सोचते सो गई। अगले दिन मैं फिर अपने खिलौने लेकर उस कॉलोनी में पहुंच गई। मुझे आए हुए अभी थोड़ी ही देर हुआ था। जब मैंने आवाज़ लगाई तो मेरी पहली आवाज़ पर ही वह आदमी दोबारा से खिलौने लेने आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे इंतज़ार में ही था। आज भी मेरा चेहरा देखते हुए वह खिलौने खरीद रहा था, और उसका ध्यान खिलौने से कहीं ज़्यादा मेरी तरफ ही था। शायद मैं खूबसूरत थी, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। कभी कभी मेरा पति नशे में कहा करता था कि तू बहुत खूबसूरत है और पूरे गांव में तुझ जैसी खूबसूरत औरत कहीं पर नहीं है। लेकिन इस अमीर आदमी की नज़रों ने मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास दिला दिया था कि मैं सच में हसीन और खूबसूरत हूँ। मेरा शरीर काफ़ी अच्छा था, मेरी कमर पतली और मैं अच्छे कद की थी। मैं ज़्यादा मोटी भी नहीं थी और ज़्यादा पतली भी नहीं थी। उस आदमी ने खिलौने खरीदने के बाद जैसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए तो मैं कुछ सावधान सी हो गई। मैंने देखना चाहती थी कि उसका हाथ गलती से टकराया था या उसने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी। और उस टाइम मेरी हैरत की हद नहीं रही थी जब पैसे देते टाइम उसने जानबूझकर पूरी तरह से मेरे हाथ से अपना हाथ टकराया था। मैं जान गई थी कि यह कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश कर रहा है। मैं घबरा सी गई थी। मुझे डर लग रहा था क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा इत्तेफाक था। आज तक मैंने अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के होने को महसूस नहीं किया था। मेरे गांव में तो कभी मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, कभी किसी गैर मर्द के आगे घूंघट तक नहीं उठाती थी। लेकिन यहाँ शहर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर घूंघट नहीं करती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि यहाँ की औरतें किस तरह आज़ाद ख्यालों की होगी। यह तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला गया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान बढ़ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने बड़े घर का मालिक है तो फिर मेरे साथ इस तरह से क्यों पेश आ रहा है। मेरी औकात उसके आगे कुछ भी नहीं थी। उसने मुझे फिर से ज़्यादा पैसे दिए थे, और वह भी बहुत ज़्यादा थे, जिन्हें देखकर मुझे खुशी भी होती थी। लेकिन मुझे उसकी इस दरिया दिली का यह सिलसिला समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वो फिर आया था। अब की बार उसने मेरा हाथ छूने के बाद वापस जाने के बजाय मुझसे बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने सब कुछ उसे सच सच बता दिया। वह खुद ही मुझे बताने लगा कि मेरा नाम राहुल है। उसने बताया कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मैं इस घर में रहते हैं, और मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, बस मुझे एक अच्छी नौकरानी की ज़रूरत है। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई कि वह शादीशुदा आदमी था, लेकिन उसके बावजूद भी वह मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा था जैसे वह कुंवारा हो। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन वह मुझसे कहने लगा कि समीरा, तुम अपना ये खिलौने का काम बंद कर दो और मेरे घर नौकरी पर लग जाओ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगा
और तुम्हें इस तरह से जगह जगह गली गली घूमने से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो मुझे घर में रहने के साथ साथ 30,000 महीने की सैलरी भी ऑफर कर रहा था, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसों का सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। अगर मुझे पहले मालूम होता कि शहर में नौकरानी को रखने की इतनी सैलरी मिलती है, तो मैं पहले ही किसी भी घर में नौकरानी के काम पर लग जाती। इतने ज़्यादा पैसे तो मैं अब तक 3 महीनों में भी नहीं कमा पाई थी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती थी और घर का किराया भी मुझे ही देना था। और बस इसी लालच में आकर मैंने अपना खिलौना बेचने वाला काम बंद कर दिया और बिना सोचे समझे उस आदमी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उस आदमी ने मुझसे कहा कि वो मुझे जो काम बताए मुझे वही काम करना होगा। मैंने सोचा कि एक नौकरानी का यही काम होता है कि वह घर की साफ सफाई करे, बर्तन धोया करे और किचन में खाना बनाया करे, कपड़े वगैरह धो लिया करे। इन कामों में तो मैं परफेक्ट थी, क्योंकि मैं एक घरेलू औरत थी और घरेलू औरत को ज़्यादातर यही काम होते हैं। गांव में भी मैं अपने पूरे घर के काम अकेले ही किया करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पहले कुछ दिन इस घर में अकेली ही रहूंगी और फिर उसके कुछ दिन बाद अपनी बेटी और नंद को भी यहाँ बुला लूँगी, ताकि किराए की झंझट से भी मेरी जान छूट जाएगी। मुझे भला क्या परेशानी हो सकती थी। मैं अपने थोड़े से कपड़े और सामान लेकर उस आदमी के घर में शिफ्ट हो गई। उसने मुझे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर वाला कमरा दे दिया। मैं अपनी नंद को कहकर आ गई थी कि मुझे एक बड़े घर में नौकरानी के तौर पर काम मिल गया है। अभी मैं कुछ दिन वहाँ रहकर काम समझ लूँ और थोड़े बहुत पैसे ले लूँ। उसके बाद मैं तुम्हें और बेटी को भी अपने पास बुला लूँगी। मेरी नंद को इस बात से तसल्ली हो गई थी। वह भी इतने ज़्यादा पैसों के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। हमारे हालात धीरे धीरे अब ठीक होने वाले थे। सबसे पहले तो उस आदमी ने मुझे कुछ अच्छे कपड़े दिए और कहने लगा कि तुम्हारे यह कपड़े बहुत ही पुराने और गंदे हो चुके हैं, अब तुम इन्हें फेंक दो और मेरे दिए हुए कपड़े पहन लो। वो कपड़े बहुत ही अच्छे और महंगे लग रहे थे। मालिक की मेहरबानी पर मैंने दिल ही से उनका थैंक यू किया। मैं मुस्कुराते हुए कहा कि मालिक, मैं आपकी पत्नी से भी मिलना चाहती हूँ, ताकि मैं मालकिन को भी प्रणाम कर सकूँ। मेरी बात सुनकर मालिक मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि मेरी पत्नी तो काफ़ी टाइम से अपने मायके गई हुई है और वह 2-3 महीने से पहले वापस नहीं आती। मालिक की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में यह सोचने लगी कि इनकी पत्नी कैसी औरत है, जो अपने 4 साल के बेटे को छोड़कर मायके चली गई है। और फिर यह बात भी मेरे दिमाग में आने लगी कि मालिक भी कैसा आदमी है, जो अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में एक जवान औरत को नौकरी पर रख बैठा है। मगर मुझे उससे क्या मतलब था। मुझे तो बस 30,000 रुपयों से मतलब था, जिससे मेरी आने वाली ज़िंदगी संवर जाती। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मालिक ने मुझसे छोटे मोटे घर के काम करवाए, जो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, और मैंने उनके बेटे का भी ख्याल रखा। फिर मालिक के लिए रात का खाना बनाया। ऐसे ही करते करते रात हो गई थी। लेकिन जो बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, वो मालिक का बिहेवियर था। वह सारा ही दिन मेरे इतने ज़्यादा करीब रहते थे कि मेरे लिए काम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रात को मालिक कहने लगी कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। मेरे अलावा घर में एक और नौकरानी भी मौजूद थी, जिसका काम घर की साफ सफाई करना था और खाना खाने के बाद उसने रात के बर्तन भी धो दिए थे। रात का खाना खाकर वह नौकरानी अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुकी थी और मैं खाना खाकर अपने क्वार्टर में आकर आराम करने के लिए लेट गई थी। मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैं उठी और दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि मालिक खुद कॉफ़ी का कप लेकर मेरे कमरे में आए थे और कहने लगी कि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर चला जाता हूँ। मालिक बहुत ही अच्छे से तैयार थे। उन्होंने नाइट सूट पहना हुआ था। उनके अंदर से बहुत अच्छे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वह बहुत स्मार्ट लग रहे थे। जब मालकिन घर पर नहीं थी तो मालिक इतनी रात को किसके लिए तैयार हो रहे थे। मुझे तो यह शहर के लोगों की कुछ समझ ही नहीं आती थी। यहाँ के लोग अपने घर से बाहर भी निकलते थे तो इतना ज़्यादा तैयार होकर निकलते हैं कि देखकर मैं हैरान रह जाती थी। मेरे गांव में तो आदमी और औरतें शादी के मौके पर ही ज़्यादा तैयार हुआ करते थे।
मैंने चोरी चुपके मालिक के हाथों को गौर से देखा। मुझे सच में यह शहर की कॉफ़ी पीने की तलब लग रही थी, वरना मैंने तो गांव में रहकर सिर्फ चाय ही पी थी। इसलिए मैंने मालिक के हाथों से कॉफ़ी का कप ले लिया। एक बार फिर मालिक का हाथ मेरे हाथ से टकराया था और मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग्स पैदा हो रही थी। रात के इस टाइम पर एक पराये मर्द के इस तरह से मेरे करीब होने से मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। मुझे अपने पति सोहन की याद आने लगी थी। मालिक कमरे के अंदर आ गए थे और मेरे बिस्तर पर मेरे पास बहुत करीब बैठे हुए थे। मैं एक जवान औरत थी और अपने पति के बिना 3 महीने से इस शहर की खाक छान रही थी। मेरे अंदर भी कुछ फीलिंग थी जो हर गुजरते दिन के साथ मुझे बेचैन कर रही थी, लेकिन मैंने कभी किसी गलत काम के बारे में नहीं सोचा था। मगर मालिक का यह अंदाज मेरे शरीर में एक अजीब सी हरकत को जगा रहा था। मैंने काफ़ी पी ही थी कि अचानक मेरे दिमाग पर एक नशा सवार होने लगा और मैं बैठे बैठे लेट गई। उसके बाद मैं गहरी नींद में सो चुकी थी और सुबह को जब मेरी आँख खुली तो मेरा सारा शरीर दर्द से बुरी तरह से टूट रहा था। और जो बात मेरे लिए सबसे अजीब थी, मेरे शरीर पर मौजूद कपड़े थे जो बुरी तरह से सिलवटों से भरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे कपड़ों को नोच डाला था। मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था और कमजोरी का एहसास भी। मैं बिस्तर से उठी तो मुझे एहसास हुआ मैंने मालिक को वीडियोस भी देखते हुए पाया था, जिन पर नज़र पड़ते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। रात को एक बार फिर मालिक मेरे लिए कॉफ़ी का कप लेकर मेरे कमरे में आए थे। मैं हैरान थी कि कोई मालिक एक नौकरानी के ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है कि वो खुद कॉफ़ी बनाकर नौकर के सर्वेंट क्वार्टर में चला आया। कॉफ़ी का कप देने के बाद मालिक कुछ देर तक तो मुझसे बातें करते रहे। उसके बाद वो चले गए। मैं कॉफ़ी भी पी चुकी थी। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद आई थी क्योंकि मैंने कॉफ़ी नाम की चीज़ शहर आने पर ही पी थी। लेटते ही मुझे नींद भी आ गई थी। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था और मेरे बिस्तर की चादर इस तरह से नीचे पड़ी हुई थी जैसे किसी ने रात भर बिस्तर पर जंग की हो। मैं हैरान थी क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मैं तो रात को जो करवट पर सोती थी उसी करवट पर सुबह मेरी आंखें खुलती थी। तो फिर बेड से चादर कैसे उतर गई थी? मुझे अपना शरीर भी अजीब गंदा गंदा सा महसूस होने लगा था। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, उसके बाद अपने काम में लग गई। लेकिन सारा दिन मुझे यही बात सताती रही कि रात को मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी और रात भर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सब कुछ इधर उधर हो जाता है। रात मालिक मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसको पीते ही मुझे नींद आने लगी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी पीने के बजाय मैं कॉफ़ी को फेंक दूँ और देखूँ कि रोज़ क्या होता है। खैर मैंने ऐसा ही किया। रात को मैंने कॉफ़ी पीने के बजाय मालिक की नज़रों से छुपकर कॉफ़ी को अपने बेड के नीचे रखे डस्टबिन के अंदर डाल दिया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। मुझे लेटा हुए ज़्यादा देर नहीं हुए थे कि मुझे कमरे में दोबारा किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आंखें बंद करके लेटी रही। फिर मुझे अपने बिस्तर पर किसी का होने का महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे बराबर में आकर लेट गया था। और फिर मुझे जैसे ही अपने शरीर पर किसी के हाथों का एहसास हुआ तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि परफ्यूम की खुशबू ने ही मुझे बता दिया था कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक ही है। मेरे मालिक आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, यह सोचकर ही मेरे होश उड़ने लगे थे। मालिक ने धीरे धीरे मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद मेरे लिए आंखें बंद करना मुश्किल हो गया था। आज पहली बार मैं होश में थी और मुझे मालूम हो गया था कि हर रात मेरे साथ क्या होता था। मैंने आंखें खोल दी। मुझे जागता हुआ देखकर मालिक एकदम से परेशान हो गए थे। मुझसे कहने लगे, समीरा आज तुम सोई नहीं हो? मैंने घबराकर मालिक से कहा, आप यह सब कुछ क्या कर रहे हो? उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझे बताया वह सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। मालिक कहने लगी कि मेरी पत्नी एक बूढ़ी औरत है और उसकी उम्र 60 साल है। वो मेरे लिए शरीर की ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं है। इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम ही वह औरत हो जो मेरी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हो। इसलिए मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा सैलरी पर अपने घर में रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी एक शादीशुदा औरत थी और मैं कुंवारा लड़का था। मेरी पत्नी एक ऐसी औरत थी जिसके पति ने उसकी शादी के 25 साल बाद भी औलाद न होने पर
घर से निकाल दिया था और उसे तलाक दे दी। उसके पास कोई सहारा नहीं था, वो बेसहारा औरत अकेली सड़कों पर घूम रही थी। तो मैंने उसे सहारा दे दिया और उसको अपने घर में रख लिया और बहाने बहाने से उसकी मदद करने लगा। मैंने उस औरत से शादी की बात कही तो वह फौरन ही मान गई। उसके लिए तो यही बहुत था कि उसे एक जवान और खूबसूरत लड़का खुद शादी करने के लिए कह रहा था। मैंने अपनी बूढ़ी पत्नी से यह सोचकर शादी कर ली थी कि इस तरह कम से कम एक बेसहारा औरत को सहारा मिल जाएगा और वो दुनिया की गलत नज़रों से बच जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस औरत से मैं शादी कर रहा हूँ उसकी उम्र ने ही उसको ख़त्म कर दिया है। वो मेरी जवानी को संभालने के काबिल नहीं रही थी। मैं जब भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहता तो वह तंग आकर जिस शहर में से आई थी वह उसी शहर में अपने परिवार वालों के पास वापस चली गई। मैंने कहा, पर आपके पास तो एक बच्चा भी है। तो उन्होंने बताया कि यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि यह मेरे भाई का बेटा था। मेरे भाई और भाभी एक एक्सीडेंट में मर गए। यह बच्चा उस टाइम पर 1 साल का था। जब यह बड़ा हुआ तो उसने मुझे पापा कहना शुरू कर दिया। मैं सोचा था कि अगर यह मुझे पापा कहेगा तो मेरी पत्नी को यह मम्मी समझेगा। मुझे पता था कि मेरी पत्नी को पहले पति से भी कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए उसे अब भी कोई औलाद नहीं होगी और इस बच्चे को उसके माता पिता मिल जाएंगे। यह मेरा बेटा नहीं है, यह मेरे भैया भाभी का बेटा है। मैंने इसको अपनी औलाद समझकर ही पाला है। मेरे लिए यह पल बहुत ही दर्दनाक साबित हुआ। मेरी पत्नी के पास अब रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि वह मेरे पास से मेरे काफ़ी सारे पैसे भी लेकर चली गई थी और अब वह जब अपने मायके वालों के पास जा चुकी है तो वह बेसहारा भी नहीं रही। लेकिन मेरे अंदर की प्यास उसने मार दी थी। ऐसे में जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी प्यास मिट सकती है। वो मेरे इस कदर करीब आ गए थे कि मेरी सांसें रुकने लगी थी। मैं सही और गलत का फ़र्क जानती थी, इसलिए मैंने मालिक से कहा कि यह सब ठीक नहीं है। मालिक कहने लगे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सारी वीडियो सोशल साइट पर डाल दूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ बना ली है। मालिक की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मुझसे मोहब्बत चाहते थे और मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। मैं बुरी तरह से डर गई और मजबूर होकर मैंने उनकी बात मान ली। बिना सोचे समझे ही मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी करने की धमकी को एक्सेप्ट कर लिया था। काफ़ी देर तक वो मेरे साथ ही रहे थे, उसके बाद वो वापस चले गए। मैं भी बहुत खुश थी। कुछ देर पहले तक पाप करने का जो डर मेरे दिल में था वह अब खत्म हो गया था। जब इंसान एक बार पाप के दलदल में उतरता है तो उसकी ज़मीर मुर्दा हो जाता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगली रात फिर वो मेरे पास चले आए। अब तो उनको मुझे बेहोश करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो पहले से भी ज़्यादा अपने आप को मुझ पर लुटाने लगे थे। मेरे लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। उनके अंदर ना जाने कौन सी तड़प थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3-4 दिन नहीं गुजरे थे और मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। उन्होंने तो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 27 साल की ही थी और उसके बावजूद भी मैं उनके आगे ठहर नहीं सकी। और फिर एक दिन घर के कामकाज करते हुए मुझे पता चला कि वह तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद मेरे लिए उन्हें संतुष्ट करना मुमकिन ही नहीं था। धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वह किसी न किसी बीमारी का शिकार है और उनकी असल परेशानी दरअसल कुछ और ही है। हो सकता है शायद इसलिए उनकी पत्नी उनसे तंग आकर उन्हें छोड़कर चली गई हो और वह मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरे लिए भी अब उनके साथ रहना नामुमकिन हो गया था। मैंने मालिक से कहा कि मैं वापस अपनी नंद और बेटी के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिन बाद लौट आऊँगी। लेकिन वह तो मेरे कदमों में गिर गए और कहने लगे कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं एक रात भी जिंदा नहीं रह पाऊँगा। देखो, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब इसके बावजूद भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मालिक की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अक्सर उन्हें मोबाइल पर गंदी गंदी फिल्में देखते हुए देखा था और इन्हें सब चीज़ों ने उनके अंदर एक हैवान सा भर दिया था। मैं कितनी भी कोशिश कर लेती लेकिन वह कभी भी मुझसे संतुष्ट नहीं हो पाते। हर गुजरते दिन के साथ मुझे यह नौकरी कोई ना कोई मुसीबत मालूम हो रही थी और एक रात मैं उनके कमरे में जाने के बाद चुपके से अपने कमरे की खिड़की से कूदकर उनके घर से भाग निकली। मेरे लिए खुद को बचाने का एक यही आसान तरीका था।
वरना तो शायद वह मुझे किसी भी काबिल नहीं छोड़ते और मैं अपने पति और बाकी सबको क्या जवाब देती। मैं आधी रात को ही चुपचाप अपनी नंद और बेटी के पास आ गई थी। मेरी नंद मुझे इतनी रात को वापस आने की वजह भी पूछी तो मैंने उसे कोई भी उल्टी सीधी बात बनाकर शांत कर दिया, क्योंकि मेरी नंद बहुत सीधी थी। उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम था। मैंने अपनी नंद को कह दिया था कि हम सुबह ही गांव को जा रहे हैं। वो भी मुझसे पूछ रही थी कि क्या वजह है। मैंने उससे कहा कि बस मुझे तुम्हारे भैया की याद आ रही है। अब मुझसे यहाँ रहकर और काम नहीं होता। अब जैसे भी हालत होगी मैं वहाँ जाकर तुम्हारे भैया के साथ ही रहूँगी। हम लोग सुबह ही यहाँ से गांव के लिए रवाना हो रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। मैंने अपने पति से बेवफाई की थी। मेरा पति कितना भी बुरा था, वह सिर्फ शराब पीता था और अपने शराब के नशे में धुत रहता था। उसने कभी मुझे मारपीट नहीं की थी और ना ही मेरे साथ कुछ गलत किया था। शायद इसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैं चाहती तो अपने पति को भी सुधार सकती थी, लेकिन मैंने एक कदम ना उठाकर खुद कमाई करने का कदम उठाया। अब मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे और ना ही मेरे पास खिलौने थे। मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गई थी। मेरी लालच ने मुझे पूरी तरह से डुबो दिया था। जो पैसे मालिक से मुझे मिलते थे, उनमें से कुछ पैसे तो मैंने अपने पति को भेज दिए थे और बाकी के पैसों का मैं किराया देती थी और कुछ पैसों का रोज नंद और बेटी के लिए खाना आता था। थोड़े पैसे थे मेरे पास घर वापस जाने के लिए। अगले दिन सुबह होते ही हम गांव के लिए रवाना हो गए। घर आए तो मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझसे कहने लगे, मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। मुझे तुम लोगों से दूर रहने के बाद एहसास हुआ कि अपने परिवार की क्या अहमियत होती है। मैं अब कभी शराब नहीं पीऊँगा। मेरी बेटी भी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मेरा पति मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। मेरे पति ने बताया कि उसने मेरे भेजे हुए पैसों से एक ठेला खरीद लिया है, जिस पर वह चाय बेचा करेगा और उसके ज़रिए हम बाकी की ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। मेरे पति ने कहा कि मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ शराब छोड़ने की। मुझे तो मेरी पुरानी ज़िंदगी वापस मिल गई थी। मुझ जैसी ना जाने कितनी ऐसी औरतें जो शहरी मर्दों का शिकार हो जाती है और उन्हें कभी वापस लौटने का मौका भी नहीं मिलता। चंद पैसों की खातिर मैंने अपने पति की अहमियत को नहीं समझा था और मैं औरत होकर पैसे कमाना चाहती थी, जबकि पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। यह बात मुझे समझ आ गई थी। आदमी को बहुत सारी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है जब जाकर वह पैसे कमाता है। ऐसे करने की सज़ा तो मुझे बहुत जल्दी ही मिल गई थी। मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, वरना आपका हाल भी शायद मुझ जैसा ही हो जाएगा। मालिक ने इन 15 दिनों में हर रात मुझे जिस कदर दर्द दिया था, मैं उसे आसान शब्दों में नहीं बता सकती थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भागने के बाद उन्होंने अपने लिए कोई नया शिकार तलाश कर लिया होगा। उनके घर में एक नौकरानी पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने उसके साथ ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह औरत पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो वो उनको ऐसा सुख नहीं दे सकती थी जैसा वो मुझसे चाहते थे। वो नौकरानी मेरे वहाँ जाने से एक सप्ताह पहले ही आई थी। मालिक एक ब्रेनी मरीज थे, जिसे सिर्फ और सिर्फ शरीर की ही ख्वाहिश थी। मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरी वीडियो बनाई थी या नहीं, और अगर बनाई तो उनके साथ क्या किया होगा। क्या पता वह सिर्फ अपने घर में मुझे रोकने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, ताकि मैं उनके डर से इस घर में रुक जाऊं और रोज़ उनकी हवस का शिकार बनती रहूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि मेरे शराबी पति मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैंने आज तक उससे यह सच को छुपा कर रखा है। मैं नहीं जानती कि कभी उसे मेरी इस सच्चाई के बारे में पता चले, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सुनने के बाद इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करेगा। मुझे पता है कि मेरा पति मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी में अब और भी ज़्यादा परेशानियाँ आएँ, इसलिए मैंने आज तक अपने पति से इस बात को छुपा कर रखा है। फिलहाल मेरे पति ने अभी पूरी तरह से शराब पीना तो बंद नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे कम ज़रूर कर दिया है और वह अपने ठेले पर रोज़ रात को चाय बनाकर बेचता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसे अपने परिवार की फिक्र हुई और वह काम धंधा करने के लिए घर से
निकल तो गया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे वह एक दिन शराब को पूरी तरह से भी छोड़ देगा। मेरी बेटी भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी है और घर में धीरे धीरे परेशानियां अब कम होती चली गई। सब कुछ एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे इस बात की उम्मीद है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।